नमस्कार, सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका सिंह। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन चुनाव प्रचार में जनसभाओं को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस की नीतियों से देश के विकास की गति हुई थी कम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी और प्रयागराज को दी विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, बुंदेलखंड का संपर्क हुआ बेहतर। प्रयागराज में कुंभ की तैयारियों को लेकर प्रबुद्धजनों से मांगे सुझाव। एक महीने तक चलने वाले काशी तमिल संगमम में तमिलनाडु से तीसरा जत्था पहुंचा वाराणसी। साहित्यकारों के इस जत्थे ने काशी विश्वनाथ धाम में की पूजा अर्चना। आज सुबह हनुमान घाट पहुंचकर किया गंगा स्नान। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला एक दिवसीय मुकाबला आज से ऑकलैंड में हुआ शुरू। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी का दिया निमंत्रण। मैच का डीडी स्पोर्ट्स और एफएम रेनबो पर सीधा प्रसारण उपलब्ध है। समाचार विस्तार से। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान अपने चरम पर है। पीएम मोदी ने कल धुआंधार 4 रैलियां करके भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों ने भी गुजरात में जमकर प्रचार किया है। देखिए ये रिपोर्ट। भाजपा के स्टार प्रचारक पीएम नरेंद्र मोदी पार्टी को दोबारा सत्ता की चाबी दिलाने के लिए मैराथन रैलियां कर रहे हैं। पीएम मोदी ने गुरुवार को उत्तर गुजरात में 4 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। पीएम ने पालनपुर में पर्यटन, पर्यावरण, पानी, पशुधन और पोषण यानी 5P का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5P विकसित गुजरात और पालनपुर में दिखाई देते हैं। पालनपुर आयो छू અને આ 5 પ ઉપર જે મારે વાત કરવી છે, पर्यटन, पर्यावरण, पानी, पशुधन અને પોષણ। હું વિકસિત ગુજરાતની જ્યારે વાત કરવા આવ્યો છું ત્યારે સાથીઓ ખાલીમાં 5 જ મુદ્દાને અને એવા મુદ્દા છે કે જે કદાચ ચૂંટણીની ચર્ચામાં જ નહીં આવ્યા હોય। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदासा में अपनी दूसरी रैली में गुजरात विधानसभा चुनाव को अगले 5 साल के भविष्य के लिए नहीं बल्कि आने वाले 25 सालों के भविष्य के लिहाज से जरूरी बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले राज्य में सुरक्षा एक मुद्दा था, लेकिन पिछले 20 सालों में हमने दंगा कराने की दुकानें बंद कर दी हैं। लोग अब शांति, एकता और सद्भाव में रहते हैं। તમને ખબર છે પહેલા અમારું મોડાસા તો હુલ્લડ થાય, માલપુર મેઘજ હુલ્લડ થાય, પ્રાંતિજ હુલ્લડ થાય, હિંમતનગર હુલ્લડ થાય, ભિલોડા હુલ્લડ થાય, ગણેશજીમાં હુલ્લડ થાય। થતું હતું કે નહીં? આ દુકાનો બધી બંધ થઈ ગઈ ને ભાઈ, સુખ ચેનની જિંદગી આવી કે ના આવી? મને તો ખબર નહીં આ મોડાસામાં શું થતું હતું ભાઈ। હાજ પડે ચિંતા કરે દીકરી હાજે ઘેર આવશે કે નહીં આવે। આ દિવસો હતા। સુખ શાંતિની જિંદગી જીવે છે કે નહીં? प्रधानमंत्री मोदी ने दाहेगाम में भी गुजरात के विकास पर फोकस किया। उन्होंने बताया कि 2001 से लेकर अब तक गुजरात की अर्थव्यवस्था 14 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। 20-25 વર્ષ પહેલા પંચાયતોનું બજેટ, પંચાયત વ્યવસ્થાની વાત આટલી કરીએ, પંચાયતોનું બજેટ આખા ગુજરાતનું 100 કરોડ રૂપિયા હતું। આવડું મોટું ગુજરાત 100 કરોડ રૂપિયા, આજે 3,500 करोड़ रुपया से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को चौथी और आखिरी चुनावी जनसभा पंचमहल जिले के बावला में संबोधित किया। प्रधानमंत्री विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गुजरात में मैराथन चुनावी सभाएं कर रहे हैं, तो बाकी दलों का भी प्रचार तेज हो रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता भी रैलियां, रोड शो कर रहे हैं। गुजरात के नांदोड़ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रोड शो किया। वहीं पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी की जीत का दावा किया। सारे जात, धर्म, बिरादरी के, सारी पॉलिटिकल पार्टियों के समर्थक, सारे लोग इस बार सिर्फ परिवर्तन की आंधी के चलते आम आदमी पार्टी को वोट देने जा रहे हैं, झाड़ू का बटन दबाने जा रहे हैं। उधर कांग्रेस भी प्रचार में लगी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने प्रचार में वनवासी आदिवासी का मुद्दा क्या उठाया। कांग्रेस के बाकी नेता भी इस मसले पर बीजेपी को घेरने में लग गए हैं। आदिवासी ही मूल निवासी हैं इस देश के। हम लोग सब मध्य एशिया से आए हैं, इसलिए यदि आप देखेंगे तो क्या कारण है कि
साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इन सब के जो जीन्स हैं वो एक हैं। राज्य में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। 182 सदस्यीय विधानसभा के लिए पहले चरण का चुनाव 1 दिसंबर को राज्य के 19 जिलों की 89 विधानसभा सीटों पर होगा, जबकि दूसरे चरण में 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रयागराज को 1295 करोड़ रुपए की 284 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की भाजपा सरकार में किसी गरीब, व्यापारी, बेटी और युवा के हितों के साथ खिलवाड़ संभव नहीं है। वर्षों तक जो माफिया प्रयागराज के विकास में बैरियर बने रहे, गरीबों की जमीन पर अवैध कब्जे करते रहे, जिन्होंने युवाओं के साथ छल किया, आज सरकार की जीरो टॉलरेंस वाली नीति की सख्त कार्रवाई से कराह रहे हैं। माफिया के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर आज प्रयागराज में गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं। आगे भी किसी ने ऐसा दुस्साहस करने की कोशिश की तो उससे अवैध कब्जा तो छुड़ाया ही जाएगा। माफिया की संपत्ति पर गरीबों के लिए ही घर बनाएंगे। संगम नगरी में प्रबुद्धजन सम्मेलन में विभिन्न वर्गों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रयागराज के विकास के लिए सभी से सुझाव भी मांगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में आगामी कुंभ की तैयारियों को लेकर प्रबुद्धजनों से सुझाव मांगे और कहा कि हमें इस बार भी कुंभ को स्वच्छता की एक और मिसाल बनाना है। मुख्यमंत्री ने कुंभ की तैयारियों को लेकर बैठक ली। जनपद झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रबुद्धजन सम्मेलन में कल सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने झांसी में 328 करोड़ रुपए की 102 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बुंदेलखंड विकास की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून अब अपना काम कर रहा है, माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि भूमाफिया पहले संपत्ति पर कब्जा कर लेते थे, लेकिन अब माफिया जेल में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड के लोगों को अब भरपूर पानी मिल रहा है। आज बुंदेलखंड में बेहतर कनेक्टिविटी मिली है और उससे भी आगे बढ़ करके बुंदेलखंड के नौजवानों को नौकरी और रोजगार भी मिला है। बुंदेलखंड डकैती से मुक्त हुआ है और बुंदेलखंड में माफिया और अपराधियों का बोलबाला समाप्त हुआ है। ये जो माफिया यहां पर गरीबों की संपत्ति पर कब्जा कर लेते थे, व्यापारियों की संपत्ति को हड़प लेते थे, सत्ता की धमक दिखा करके प्रशासन को दरकिनार करके राह चलते हुए लोगों का जीना हराम करते थे, यहाँ के संसाधनों पर लूट खसोट करते थे। आज आप देख रहे हो कि ब्याज सहित इसकी वसूली सरकार ने प्रारंभ कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले अपने दौरे के दौरान जिस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की घोषणा की थी, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 साल पहले राष्ट्र को समर्पित किया। इसके शुरू होने से चित्रकूट से दिल्ली की दूरी महज 5 घंटे में तय हो रही है। सीएम योगी ने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर की 2 महत्वपूर्ण यूनिट झांसी और चित्रकूट में बन रही हैं। बुंदेलखंड में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। आज बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी काफी बेहतर हुई है। इससे भी आगे बढ़कर बुंदेलखंड के युवाओं को नौकरी और रोजगार मिल रहा है। बुंदेलखंड डकैती से मुक्त हुआ है। यहां पर माफियाओं और अपराधियों का बोलबाला समाप्त हुआ है। इस समय हम लोगों ने घोषणा की थी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की, और उसके बाद आज बुंदेलखंड विकास की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री जी ने इसी वर्ष
चित्रकूट से दिल्ली की दूरी सचमुच 5 घंटे में तय हो जाती है। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं ये विराम। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कानपुर नगर पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा नवनिर्मित लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल छात्रावास का लोकार्पण किया। समारोह के दौरान राज्यपाल ने शैक्षिक वर्ष 2021-22 में उत्तीर्ण 471 बीटेक, 46 एमटेक, 147 एमसीए और 6 पीएचडी का पाठ्यक्रम के कुल 670 छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की। वहीं पेंट टेक्नोलॉजी के छात्रों को कुलाधिपति ने स्वर्ण एवं रजत पदक प्रदान किया। समारोह के दौरान राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया और प्राथमिक विद्यालय के 30 विद्यार्थियों को प्रेरणादायी पुस्तकें एवं फल वितरित किया। राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति के महत्व को बताते हुए कहा कि छात्रों से लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समाज के कमजोर और एवं वंचित वर्गों के उत्थान हेतु कार्य करने की अपील की। सबके लिए कोई एक यूनिवर्सिटी के लिए ऐसा नहीं है और धीरे धीरे करके कॉलेजों को भी नेक एक्रेडिटेशन में जाना है, तो उनके लिए भी इतना तो कोई कॉलेज है नहीं, लेकिन जितने कॉलेजों है धीरे धीरे करके सब कॉलेज और फैकल्टी इस सबको नेक में जाना है, क्योंकि हमारी क्वालिटी हमें बदलना है। ये सोच भारत सरकार की, हमारे प्रधानमंत्री की, योगी जी की, सबकी है और इसी वजह से आपका आप में जो शक्ति है, जो कौशल है, ये सब यूनिवर्सिटी के विकास में और विद्यार्थियों के विकास में मैक्सिमम उपयोग हो, इसी तरह हमें काम करना है मित्रों। देश की सांस्कृतिक राजधानी काशी में दक्षिण से उत्तर भारत का संगमम हो रहा है। इस संगमम में तमिलनाडु से तीसरा जत्था काशी पहुंचा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर इन मेहमानों का भव्य रूप से स्वागत हुआ। इस दल में कुल 216 लोग हैं जो साहित्य से जुड़े हुए हैं। तमिलनाडु से आए मेहमान काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। मां गंगा के दर्शन के बाद गंगा द्वार के रास्ते दर्शनार्थी मंदिर चौक पहुंचे, जहां उनका भव्य रूप से स्वागत किया गया। दर्शनार्थियों ने बाबा विश्वनाथ धाम की भव्यता को निहारा एवं बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के उपरांत हर हर महादेव के नारों से मंदिर परिसर गूंज गया। सभी दर्शनार्थियों को भवन के बारे में जानकारी दी गई। दर्शनार्थी विशालाक्षी मंदिर भी गए और वहां माता का आशीर्वाद लिया। उसके उपरांत भोगशाला दक्षिण भारतीय व्यंजनों का प्रसाद ग्रहण किया। काशी आए तीसरे दल को बाबा काल भैरव के दर्शन एवं संकट मोचन मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। उसके उपरांत शाम को होने वाले गंगा आरती के लिए इन सभी मेहमानों को रविदास घाट सुब्रमण्यम भारती के काशी आवास को देखने गए। बलिया में लिविंग लेजेंड्स ऑफ बलिया फोरम के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रोल ऑफ लिविंग लेजेंड्स इन द होलिस्टिक डेवलपमेंट का आयोजन हुआ। इसमें लेजेंड्स ऑफ बलिया के सम्मानित सदस्यों में एक राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह व प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर जगदीश शुक्ल को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इन दोनों लेजेंड्स की उपलब्धियों की भी जानकारी सभागार में मौजूद लोगों को दी गई। समारोह में संबोधित करते हुए प्रोफेसर शुक्ल ने कहा कि कोई भी संस्था समाज को बदलने में सहायक होती है। इस दिशा में बेहतर कार्य करने के लिए आपने परिवार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि बलिया में पहले इंडस्ट्रीज थी पर आज बंद हैं। इस दिशा में हम सबको सोचना होगा। यहाँ कृषि के क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं।
मथुरा में यमुना के विश्राम घाट मंदिर में घंटा घड़ियाल की गूंज के साथ ही इन दिनों साइबेरियन पक्षियों की चहचहाहट भी सुनाई दे रही है। यमुना का ये किनारा इन दिनों साइबेरियन पक्षियों का बसेरा बना हुआ है। यहाँ पक्षियों की कोलाहट लोगों को रोमांचित कर रही है। इन पक्षियों की पहली पसंद नमकीन बिस्किट है। इन्हें देखकर श्रद्धालु काफी रोमांचित हो रहे हैं। नमकीन और बिस्किट यमुना के पानी में डालते ही ये विदेशी पक्षी झुंड बनाकर इस भोजन का आनंद उठाने में जुट जाते हैं। ये पक्षी भारत आने के लिए करीब 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा सफर हजारों के समूह के रूप में उड़कर पूरा करते हैं। भारत में ये पक्षी सबसे पहले महाराष्ट्र के बारामती पहुंचते हैं। वहां स्थित बिग बर्ड सेंचुरी में इकट्ठा होने के बाद ये पक्षी मथुरा समेत भारत के कोने कोने में फैल जाते हैं। जल कौवा बोले जाते हैं। ये साउथ अफ्रीका से आते हैं। ये 2 महीने यहाँ 2.5 महीने रहते हैं। जब यहाँ सर्दी खत्म हो जाएगी तब यहाँ से चले जाएंगे। ये अभी जनवरी फरवरी तक रहेंगे यहाँ। इनका शब्द जो बोलते हैं हम इनको रोज बुलाते हैं। जो बेचारे रोज आते हैं, हम जो जमुना मैया पे हम इनकी सेवा करते हैं। ये बीकानेरी सेब का पैकेट लाते हैं हम और इनको रोज डेली 12, 12:30, 1 बजे करीब चुका के जाते हैं। तो कहाँ से आते हैं पक्षी? जी बाहर के रहने वाले हैं। जिस वहाँ बर्फ़ पड़ रही है जी यहाँ पे आ जाते हैं। माँ इस समय बर्फ़ पड़ रही है, यहाँ रहते हैं जी। यहाँ होली से पहले जी रवाना। सरकार की मंशा के अनुरूप डिजिटल इंडिया के तहत ग्रामीण अंचलों को हाईटेक बनाने का काम किया जा रहा है। उन्नाव जनपद के समस्त 16 खंड विकास कार्यालयों को हाईटेक और जनता के लिए सुविधाजनक बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ने उन्नाव के सभी विकास खंड कार्यालयों को क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का ISO प्रमाण पत्र दिया है। मुख्य विकास अधिकारी दिव्यांशु पटेल ने बताया कि उन्नाव जिला प्रदेश में ISO प्रमाण पत्र हासिल करने वाला पहला जिला बना है। 6 माह पूर्व जनपद के सभी ब्लॉक कार्यालयों को सुंदर व हाईटेक बनाने पर काम शुरू किया गया था। विकासखंड कार्यालय में जन शिकायत के लिए अलग काउंटर खोले गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और बैठक के लिए हॉल बनवाए गए। कार्यालयों में शौचालय व स्वच्छ पेयजल की भी व्यवस्था कराई गई। मुख्य विकास अधिकारी ने सदर विधायक की उपस्थिति में सभी खंड विकास अधिकारियों को ISO प्रमाण पत्र वितरित किए। जनपद उन्नाव पहला जिला ऐसा बना है जिसके सभी 16 विकास खंड मुख्यालयों को ISO प्रमाण पत्र मिला है। इस संबंध में जो भी हमारे BDOs हैं, हमारे माननीय ब्लॉक प्रमुखगण हैं, हमारे माननीय विधायक हैं और जो हमारे जिला स्तरीय अधिकारी हैं, उनका जो अथक प्रयास पिछले 10 महीनों में रहा। फिर हमने सर्वे करवाया। 2 सर्वे होने के बाद जो सुझाव एजेंसियों के द्वारा दिए गए उनके माध्यम से हमने उसको पूरा किया। इन ब्लॉक मुख्यालयों पर 100 फीट तिरंगा झंडा। पहली बार उन्नाव एकमात्र ऐसा जनपद बना जिसमें सभी 16 विकासखंड मुख्यालयों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष बने। इन सभी जन सुविधाओं के विकास के बाद जनपद उन्नाव के सभी 16 ब्लॉक हेडक्वार्टर्स को ISO प्रमाण पत्र मिला और ये जनपद के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। देखिए, ये सौभाग्य का विषय है और जनपद के सभी निवासियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ग्रामीण स्तर पर अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों को अपने विकास खंडों के माध्यम से जो सरकार की योजनाएं हैं वो पारदर्शी व्यवस्थाओं के साथ जन जन तक पहुँचें। इस दृष्टि से लगातार प्रशासन के द्वारा, मुख्य विकास अधिकारी महोदय के द्वारा लगातार प्रयत्न किया जा रहा है और पहुँचाया जा रहा है। इसी कारण आज जनपद के 16 विकास खंडों को ISO प्रमाण पत्र वितरित किए। और आइए अब देखते हैं आकांक्षी जनपद से जुड़ी खबर। सोनभद्र को आकांक्षी जिलों की सूची में डालने के बाद सरकार की विभिन्न योजनाओं का फायदा किसानों को मिलने लगा है। पहाड़ी और पिछड़े अंचलों वाले इन जिलों में सिंचाई के लिए बिजली पर आश्रित रहने वाले किसानों को कुसुम योजना का लाभ धरातल पर दिखाई पड़ रहा है। ग्रामीण अंचलों में बिजली की कमी और महंगे होते डीजल के दाम अब किसानों की खेती में बाधक नहीं बन रहे हैं, क्योंकि अब किसानों ने कुसुम योजना के तहत सोलर पैनल के माध्यम से अपनी सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित कर ली है। सौर ऊर्जा के सहारे अब अपनी सिंचाई व्यवस्था बेहतर करने वाले किसान कहते हैं कि अब तो जब चाहे अपनी सुविधानुसार बटन दबाकर पानी प्राप्त कर लेते हैं। सिंचाई के लिए कुसुम योजना को किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी बताते हुए जिले के कृषि उपनिदेशक DK गुप्ता ने बताया कि सरकार इसके लिए 60% सब्सिडी देती है। श्री गुप्ता ने बताया कि इसके लिए किसान के पास अपनी बोरिंग होनी चाहिए जिसमें सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित की जा सके। फार्मर शेयर है और 60% जो है गवर्नमेंट इसमें पे करती है। और इस तरह अगर हम देखें तो जो 3 HP की कीमत पड़ती है फार्मर शेयर का वो 67,000
748 रुपीज़ पड़ती है। 2 HP की जो कीमत फार्मर शेयर है वो 49,442 है और जो 5 HP का है उसमें 94,764 रुपये ये फार्मर शेयर के रूप में है। शेष जो है जो 60% का अनुदान है वो सरकार वहन करती है। बहुत से ऐसे इंटीरियर प्लेसेज जहाँ बिजली नहीं है वहाँ के किसानों के लिए रामबाण है। वहाँ पर किसान अगर इसको लगवा लेते हैं तो उनको पानी की सुविधा लगातार मिलती रहती है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंचाई अच्छी से कर सकते हैं। सौर ऊर्जा जो है कुसुम योजना के अंतर्गत लगा है कृषि विभाग के द्वारा। ये मेरा सर 3 किलोवाट का है सोलर पैनल और 2 हार्स पावर का इसमें मोटर लगा हुआ है। मुझे 56,000 कुछ रुपए का जो है ड्राफ्ट बनवाना पड़ा, जो कि छूट काट के एक कृषक अंश है। बटन दाबे तुरंत पानी जो है निकल गया। इससे जो है हम मिनी चला रहे हैं, पोर्टेबल स्प्रिंकलर चला रहे हैं, ड्रिप चला रहे हैं। ऑपरेशन कायाकल्प योजना के तहत जनपद अलीगढ़ के परिषदीय स्कूलों की सूरत बदल रही है। इस योजना के तहत जिले के प्राइमरी स्कूलों को आकर्षक बनाया जा रहा है। निजी स्कूलों की तरह परिषदीय स्कूलों के बच्चों को भी स्मार्ट क्लास, साइंस लैब, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, खेल के मैदान के साथ ही अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। इससे परिषदीय स्कूलों के बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे बहुत खुश हैं। बच्चों ने बताया कि स्कूल में हर तरफ दीवारों पर पेंटिंग और पीने के लिए अच्छा पानी मिलता है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जनपद में 2115 स्कूलों में कायाकल्प योजना के तहत आवश्यक काम किए गए हैं। इससे बच्चों के व्यवहार में भी काफी बदलाव आया है। स्कूल में बहुत सारे टीचर्स हैं, हमें अच्छे से हर चीज सिखाते हैं और हमें किसी भी चीज की कोई भी सुविधा कम नहीं है। हम तो ये सोचते थे कि प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छे होते हैं, बट हमारा स्कूल इतना अच्छा है कि हम सोच भी नहीं सकते। अब हमारे स्कूल में इतनी ज्यादा सुविधा हो गई है ना कि हमें एक दिन भी छुट्टी करने का मन नहीं करता है। हमारे स्कूल में कायाकल्प योजना के तहत हमारे स्कूल में बहुत अच्छे चित्र बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं, हमारे यहाँ स्कूल में आने का बहुत मन करता है और हम सोचते थे प्राइवेट स्कूल में ऐसा होता है, लेकिन आज हमारा स्कूल प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। मैं सोचती थी कि ये सब हमारे स्कूल में बहुत ज्यादा अच्छी लैब है, अच्छे खेलकूद कराए जाते हैं और यहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। अब हम कुर्सी और मेज पर बैठते हैं, पहले फर्श हुआ करते थे, लेकिन अब हमारे स्कूल में पेंटिंग भी बहुत अच्छी है और गमले वगैरह भी हम बहुत सुंदर है। अब हमारा पढ़ाई में बहुत मन लगता है और उन्हें लगता है कि हमारा विद्यालय बाकी प्राइवेट स्कूलों से बहुत अच्छा है। उनको बैठने को कुर्सी मिलती है तो वो बहुत ही खुश होते। कहते पहले हमें फर्श पर बैठना पड़ता था, अब जूते मोजे पहन के, जैसे कि सरकार उन्हें सब सुविधा भी दे रही है, यूनिफॉर्म की, जूते मोजे की, उसके पैसे आ रहे हैं, तो बच्चे उस सुविधा का पूरा फायदा उठा रहे हैं और बहुत खुश होकर विद्यालय आते हैं और पढ़ने में भी उन्हें बड़ा मजा आता है। मैडम ये यहाँ पे पशुओं के चित्र बने हुए हैं, यहाँ पक्षियों के बने हुए हैं, तो बहुत आसानी से याद कर लेते हैं बॉल पेंटिंग के द्वारा वो लोग। इसका उद्देश्य ये है कि जो प्राइवेट स्कूल है उसी तरह से हमारा स्कूल जो है अवस्थापना सुविधाएं जो बच्चों को मिलनी चाहिए थी वो मिले, स्कूल अट्रैक्टिव हो और स्कूल अट्रैक्टिव होने के बाद जो एक सुंदर वातावरण स्कूल का बने जिससे बच्चों को पढ़ाई में अभिरुचि पैदा हो। और इसी तरह से हमने ये ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत हमने अपने अलीगढ़ जनपद में 2115 स्कूलों में ये कार्य हमने किया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच आज से ऑकलैंड में खेला जा रहा है। इस सीरीज का दूसरा मैच 27 नवंबर को हैमिल्टन में तथा तीसरा मैच क्राइस्टचर्च में 30 नवंबर को खेला जाएगा। सभी मैचों का आंखों देखा हाल FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर उपलब्ध रहेगा। मैचों का सीधा प्रसारण DD स्पोर्ट्स पर भी किया जा रहा है। ये DD फ्री डिश पर उपलब्ध है। आज न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। मेरठ को भारत सरकार की खेलो इंडिया योजना के तहत खेलों को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ 39 लाख से ज्यादा की कीमत से तैयार एस्ट्रोटर्फ की सौगात मिल गई। खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत बनकर तैयार हुए इस एस्ट्रोटर्फ मैदान का उद्घाटन सांसद राजेंद्र अग्रवाल, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे और DM दीपक मीणा ने किया, जिसके बाद विधायक अमित अग्रवाल ने शुभारंभ किया। वहीं एस्ट्रोटर्फ के शुभारंभ पर एक उद्घाटन मैच भी खेला गया, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने खिलाड़ियों का परिचय लेकर मैच शुरू करवाया। उन्होंने कहा कि सरकार की खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत जो मेरठ को एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान की सौगात मिली है, उससे खिलाड़ियों को अपने खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल इस मैदान पर खेले जाएंगे।
खेलो इंडिया के अंतर्गत ही इसको जो आवश्यक धनराशि थी वो मुहैया कराई गई और बेशक इसमें देर जरूर लगी है। जो निर्माण एजेंसी थी उसकी थोड़ी शिथिलता रही, उसके लिए उसको बार बार टोका भी गया और उनको उसको बदलना भी पड़ा। लेकिन आज ये हमारा जो एस्ट्रो टर्फ है ये तैयार है 4 साल की इंतजार के पश्चात और आप देख रहे हैं कितना उल्लास है। और मेरठ का हॉकी की दृष्टि से बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है, योगदान रहा है। 4 साल का संघर्ष है, माननीय सांसद जी का भी, जनप्रतिनिधियों का, फिर हमारे जिला प्रशासन का भी। उसके क्रम में आज खेलो इंडिया के तहत लगभग 5.63 करोड़ में हमारा एस्ट्रो टर्फ रेडी हुआ है हॉकी खेल को लेकर के। यहाँ आप लोग जानते हैं कि काफ़ी प्लेयर्स नेशनल लेवल पे भी हमारे मीरठ से आए हुए हैं, तो ये बहुत बड़ा सौगात है मीरठ के लिए। जो बच्चे हॉकी खेलना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। लखनऊ विश्वविद्यालय का आज से 102वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर आम लोगों के लिए विश्वविद्यालय के द्वार खोले जाएंगे, जिससे लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। इसकी जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने कल बताया कि लखनऊ विश्वविद्यालय हमेशा से उच्च शिक्षा प्रदान कर रहा है। 102 सालों में विश्वविद्यालय ने नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि आम लोगों के लिए विश्वविद्यालय परिसर खोला जा रहा है और यहाँ की धरोहर के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। वांट कि लोग आए, हमारी लाइब्रेरी देखें। स्पेशली हमारा राधा कमल मुखर्जी आर्ट गैलरी जो 2020 के कॉन्वोकेशन में ऑनरेबल गवर्नर मैडम ने जिसको उद्घाटन किया था, और इसी 22 में हम लोगों ने रेयर मैन्युस्क्रिप्ट सेक्शन जो जहां हमारे पास 1000 साल से पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं उनका प्रेजर्वेशन हम किस तरह से करते हैं उसको भी हम लोगों ने पब्लिक डिस्प्ले के लिए रखा है। उसके बाद यूनिवर्सिटी की साइबर लाइब्रेरी है, टॉपर्स की कॉपीज हैं, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए जो अलग सेक्शन है। विद्यालयों में शिक्षा के साथ शारीरिक शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन से बच्चों के मानसिक विकास में वृद्धि होती है। जिलाधिकारी सूर्य कुमार गंगवार ने एक निजी विद्यालय के कार्यक्रम में अपने वक्तव्य में कहा कि रंगारंग कार्यक्रमों से बच्चे शारीरिक रूप से भी मजबूत होते हैं। लखनऊ के निजी विद्यालय के वार्षिक समारोह में बच्चों ने जिलाधिकारी के सामने अपनी रंगारंग प्रस्तुति देकर अपने हुनर का प्रदर्शन किया, जिसने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के बड़े उद्योगपति मुख्तार अमीन समेत एडीसीपी चिरंजीव नाथ सिन्हा भी शामिल हुए। राजधानी लखनऊ में आज छोटे छोटे स्कूली बच्चे संगीत की धुन पर नाचते नजर आए। मौका था एक लखनऊ स्थित प्ले ग्रुप स्कूल के सालाना वार्षिक समारोह का। 2 से 4 साल के बच्चों ने कार्यक्रम की शुरुआत गणेश और सरस्वती वंदना से की। इसके बाद बच्चों ने म्यूजिकल कविताओं और गानों पर शानदार प्रस्तुति कर सबका मन मोह लिया। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन चुनाव प्रचार में जनसभाओं को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस की नीतियों से देश के विकास की गति हुई थी कम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी और प्रयागराज को दी विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, बुंदेलखंड संपर्क हुआ बेहतर। प्रयागराज में कुंभ की तैयारियों को लेकर प्रबुद्धजनों से मांगे सुझाव। 1 महीने तक चलने वाले काशी तमिल संगमम में तमिलनाडु से तीसरा जत्था पहुंचा वाराणसी। साहित्यकारों के इस जत्थे ने काशी विश्वनाथ धाम में की पूजा अर्चना। आज सुबह हनुमान घाट पहुंचकर किया गंगा स्नान। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला 1 दिवसीय मुकाबला आज से ऑकलैंड में हुआ शुरू। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी का दिया निमंत्रण। मैच का डीडी स्पोर्ट्स और एफएम रेनबो पर सीधा प्रसारण उपलब्ध है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।